हेलो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड यूनिट के बी पार्ट के अंदर जो है मैग्नेटिज्म के अंदर साइक्लोट्रॉन तक डिस्कस कर लिया है। साइक्लोट्रॉन के स्पेशल केसेस, उसकी लिमिटेशन वगैरह हमने कर लिया। अब अपना अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स क्या चलेगा। क्योंकि हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो है, अगर कोई चार्ज जो है v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F = क्या वी बी साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं क्या वो × v क्रॉस b। जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है ये फोर्स। अब हमने इसी कंसेप्ट को यूज़ करना है किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करते हैं। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर फोर्स बढ़ जाएगा। अब हमने मान लिया कि एक कंडक्टर है, इसका ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेट ए कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, ये उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है। L = लेंथ ऑफ कंडक्टर, N = नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n है। और Vd, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो हमने एक रिलेशन निकाला था सेकंड यूनिट में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जब कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसकी टर्म में करंट की वैल्यू होती थी NeA/Vd। तो इसलिए मान लिया कि Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। Vd = ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो। अब इसके अंदर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, चार्ज पार्टिकल हो गया। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालना है हमने, फिर उसको जर्नलाइज करके सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये इसका सिंपल कंसेप्ट है। अब इसमें एक जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो इधर फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है अगर उसके ऊपर हम फोर्स निकालना चाहें तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर करंट ने इसके साथ थीटा एंगल बना रखा है तो इलेक्ट्रॉन ने कितना बनाएगा, 180 - थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग भी माइनस साइन आ सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, माइनस साइन कहाँ आएगा पहले ये बताते हैं। फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स होगा, तो Fe, हम एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स को Fe मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या वी बी साइन थीटा, हमारे पास चार्ज E है, वेलोसिटी उसकी Vd है, और B और ए साइन थीटा। अगर थीटा यूज़ करते हैं तो यहाँ माइनस साइन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वैसे कर सकते हैं हम इसको 180 - थीटा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है माइनस का साइन -E, तो यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है फोर्स आ जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। हमने पहले ही बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगता है ये रूल, नेगेटिव में या तो उसकी डायरेक्शन को अपोजिट करो या फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट करो। तो -E है, तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा हमारे पास
साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, प्लस का होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो आ जाएगा माइनस ई वी डी बी साइन थीटा, माइनस साइन फॉर इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर इस माइनस साइन को अगर एलिमिनेट करें हम पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो कितना हो जाएगा, ई वी डी बी साइन थीटा। मतलब है F इक्वल टू हमारे पास हो जाए ई वी डी क्रॉस बी। वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ये था नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन था। ये नेगेटिव साइन जो है जनरल पॉजिटिव पे करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हमने पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग यानी कि फ्लो ऑफ करंट के अकॉर्डिंग फोर्स देखना है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना हो गया। टोटल फोर्स ये एफ ही था, टोटल फोर्स ये नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स होगा। तो F इज इक्वल टू हमारे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स था और टोटल कितना हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे E। एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स था Fe, Fe को हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। अब जो नेट फोर्स है वो ये होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई n, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू लेंथ। अगर कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन का एरिया है a और लेंथ है लेंथ, इसका वॉल्यूम हो जाएगा a, और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो इसका हम लिखेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या जो वायर दे रखी है उसका इंटू Fe। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा n एरिया इंटू लेंथ और फिर Fe की वैल्यू रख देंगे ई वी डी बी साइन थीटा। तो ये जो है n, ई को आगे लिया हो एरिया और वी डी, एन ई ए वी डी, और फिर बच गया हमारे पास L। ये टर्म इकट्ठी होगी, इसकी मल्टीप्लाई में L और फिर B साइन थीटा। तो अभी अभी बताया था हमने कि N जो है I जो है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये I से मैच हो गया क्योंकि करंट जो होता है एज I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी सेकेंड यूनिट से। तो इसके लिए हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी भाई F इज इक्वल टू I L और B साइन थीटा। इसको जब हम इकट्ठा करें तो हमारे पास फोर्स आ जाता है I और L जो है I L B साइन थीटा। IL जो है वो होता है हमारे पास करंट एलिमेंट, मतलब IL I इंटू डी एल, ये करंट एलिमेंट उसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये इकट्ठे एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, B अलग हो जाएगा, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसको हम आई एल क्रॉस बी भी कर सकते हैं या L इंटू आई क्रॉस बी। तो हमारे पास नेट जो फोर्स है उसकी एक्सप्रेशन बी आई एल साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बी आई एल साइन थीटा। ये जो बी आई एल साइन थीटा एफ बी आई एल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता आई इंटू एल क्रॉस बी, यानी कि कंडक्टर की लेंथ जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में और बी उसका ये क्रॉस प्रोडक्ट हो। अब इसके स्पेशल केस हैं बी आई एल साइन थीटा के। पहले नंबर पे इफ़ थीटा जो है 0 डिग्री, यानी कि करंट जो है
करंट, और हम लिख सकते हैं कंडक्टर पैरेलल टू फील्ड। अगर कंडक्टर फील्ड के पैरेलल हो जाए तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। सिचुएशन हो जाएगी ये कि ये जो कंडक्टर है ये फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। करंट चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, लेकिन ये थीटा 0 या 180 डिग्री है, इसलिए थीटा की वैल्यू अगर इतनी होगी तो हमारे पास फोर्स हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0। कंडक्टर एक्सपीरियंस नो फोर्स, कंडक्टर एक्सपीरियंस नो फोर्स, कंडक्टर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि कंडक्टर परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाए, कंडक्टर परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाए, तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा BIL, साइन 90 की वैल्यू 1 हो। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन सीधी सी बात है, करंट चार्ज की वजह से फॉलो होता है, तो डायरेक्शन भी उसी रूल से दी जाएगी जिससे चार्ज के ऊपर फोर्स दिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ऐसे ही दी जाएगी। अब इसके अंदर जो है ना फोर्थ फिंगर जो है वो तो बी की तरफ होती है, थंब फोर्स की तरफ होता है, लेकिन सेंटर फिंगर सिंगल चार्ज में वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि करंट अगर ऊपर होगा तो सेंट्रल फिंगर ऊपर की तरफ होगी, और करंट अगर नीचे होगा तो सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ होगी, चौथी उंगली होगी बी की तरफ, यानी कि फोर्थ फिंगर, और थंब होगा फोर्स की तरफ। तो ये हो गया इसके अंदर डायरेक्शन का। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सीधी सी बात है भाई F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। यूनिट लेंथ से भाग दे देंगे, L से भाग दे देंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा BI साइन थीटा। यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स है, तो BI साइन थीटा। डायरेक्शन ऐसे है कि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हमने ऐसे रख दिया, बिल्कुल सीधा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इसके अकॉर्डिंग देखो, बी की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बी को इधर करो, करंट को ऊपर की तरफ करो, तो इस कंडक्टर के ऊपर ऐसे फोर्स लगे, यानी कि ये कंडक्टर जो है वो इधर मूव करे, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये इधर, तो ये जो है फोर्स की डायरेक्शन इससे दी जाएगी। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जो दो कंडक्टर हैं, टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी कि अब हमने दो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स निकालना है। जो पिछला आर्टिकल आया था उसमें बताया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो फोर्स लगता है। अब ये जो आर्टिकल है ना उसका कंसेप्ट का यूज है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हों, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो दोनों अगर करंट कैरिंग कंडक्टर से एक दूसरे के नज़दीक रख दिए जाते हैं तो एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरा उसके अंदर है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा एक दूसरे के ऊपर, वो हमने डिटरमाइन करना है। हमने मान लिया कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर ये है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और दूसरा कंडक्टर ये है I2। दो स्टेट कंडक्टर्स हैं, लेट करंट्स I1 I2, लेट करंट्स I1 and I2 are flowing in same direction, ये सेम डायरेक्शन के लिए लिया हमने,
इन सेम डायरेक्शन between two parallel straight conductors carrying with separation, उनके बीच में जो सेपरेशन है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में हम मान सकते हैं ए उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो पहला कंडक्टर है इसको अगर हम भूल जाते हैं तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो अकॉर्डिंग राइट हैंड स्क्रू रूल से दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक लाइन्स उसके चारों तरफ होंगी ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दूसरे कंडक्टर में से पास होगा। ये जो सर्कुलर लाइंस बन रही हैं ये पहले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडक्टर में से पास हो, यानी कि जो सेकंड कंडक्टर है वो फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है इस पॉइंट के ऊपर, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होंगी। और जो फर्स्ट कंडक्टर है वो सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। इसका मतलब सेकंड कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सेकंड। और हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ बाय सेकंड कंडक्टर एज ए फर्स्ट कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड एंड सेकंड कंडक्टर जो है कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, यानी कि वाइस वर्सा भी लिख सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फर्स्ट। Therefore, if F12 ये मान लिया हमने फोर्स F12 इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ऑन फर्स्ट ड्यू टू फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से, एंड F21 और F21 जो है वो यहाँ लिख लेते हैं, एंड F21 हो जाएगा हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब हम F12 को लेके चलते हैं पहले कंडक्टर के ऊपर, देयरफॉर F12 पहले कंडक्टर पर दूसरे की वजह से फोर्स। पहला जो कंडक्टर है वो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो पहले हम यहाँ पे ये डायग्राम के अकॉर्डिंग F21 दिखा देते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फोर्स और सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब जो सेकंड है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी कि I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो यहाँ पर होगा इस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट अगर इधर है तो ये वर्टिकली मतलब नॉर्मली होगा इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इसमें, इस कंडक्टर में। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये होगा यहाँ पे B1 जो पहला कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर पहले के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो लिया जाएगा पहले का और करंट लिया जाएगा दूसरे का, और थीटा 90 डिग्री है। फोर्स का फार्मूला था BIL साइन थीटा, तो पर यूनिट लेंथ का हो जाएगा BI साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, BI2 साइन 90 करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास F21 की वैल्यू हो जाती है
B1I2, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं कि B1 जो है ना वो इनवार्ड है, करंट I2 जो है वो ऊपर की तरफ है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करेंगे, चौथी उंगली B की तरफ है तो B इनवार्ड है, प्लेन ऑफ पेपर, ये अंदर हो गया। करंट जो है वो अपवार्ड है, अब ये करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है, तो थंब हमें दिखा रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब टुवार्ड्स फर्स्ट, तो इसके ऊपर जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा पहले के ऊपर वो इधर होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी F21 की, फर्स्ट के ऊपर, सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से टुवार्ड्स फर्स्ट, तो इसको लिख देंगे टुवार्ड्स फर्स्ट कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर की तरफ या I1 की तरफ इधर। अब सेकंड के ऊपर अगर निकालना हमने, तो सेकंड कंडक्टर जो है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है फर्स्ट की ऐसे पास होंगी, सेकंड की करंट ऊपर की तरफ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ, अकॉर्डिंग टू ऐसे, क्योंकि अब ये पॉइंट इधर है तो ये उंगलियां घूम के ऐसे आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मिलेगा इस पॉइंट पर, इसकी वजह से I2 की वजह से, इसमें करंट था I1 और इसमें करंट था I2, तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 जो है वो इस तरफ इधर है, तो इसका मतलब F12 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो इसमें F12 निकालते हैं हम, F12 की वैल्यू हो जाएगी B2I1, मैग्नेटिक फील्ड किसका हो जाएगा, सेकंड का, करंट किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, B2I1 यूनिट लेंथ पे है, साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, करंट को करो ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को करो बाहर की तरफ, ये चौथी उंगली है देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया, करंट जो है वो ऊपर की तरफ, तो ये चौथी उंगली जो सेंट्रल फिंगर ये करंट देती है, तो ये करंट ऊपर की तरफ हो गया, तो ये अंगूठा बता रहा है ऐसे, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर लगाएंगे तो फोर्स उधर होगा, इसका मतलब जो F12 है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये F21 ये F12 दोनों एक दूसरे की तरफ हैं, यानी कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस के ऊपर जो है कंडक्टर के ऊपर इक्वल और जो है अपोजिट चार्ज लगता है अट्रैक्शन का, अगर करंट सेम डायरेक्शन में, ये अभी प्रूव करते हैं। ये हो जाएगा टुवार्ड्स सेकंड कंडक्टर, टुवार्ड्स सेकंड कंडक्टर, देयरफॉर अब हमने इनकी वैल्यू रखनी है। अब B1 की वैल्यू एज B इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एज B एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टर नियर द सेंटर ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर, जब करंट I फ्लो हो रहा हो किसी कंडक्टर में तो उसके सेंटर के नज़दीक एक ही डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमारे पास ये आता है μ0I/4π, ये पहले पार्ट में किया था बाइट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन, 2μ0I/4π, तो इसके अकॉर्डिंग B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एज B इज इक्वल टू 2μ0I/4π, देयरफॉर B1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2μ0, और करंट कितना है पहले में I1 और दूसरे कितनी डिस्टेंस पर है, एक ही डिस्टेंस, B1 की वैल्यू तो ये होगी, ये इक्वेशन हमने मान लिया था 1, ये है 2, तो ये हो जाएगी 3, और अब 4 एंड B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कौन से करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड I2 की वजह से, और 4πa, ये हो जाएगी 4। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमने B1 और B2 को पुट करना है, तो F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, यानी कि B2I1, तो B2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2μ0I2
अपॉन 4πa और इसके मल्टीप्लाई में I1, यानी कि F12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4πa और इसकी डायरेक्शन थी सेकंड वाले का फर्स्ट की तरफ था, टुवार्ड्स फर्स्ट। और इसी तरह ये F12 आ गया, इक्वेशन नंबर ये मान लेते हैं 5 और 6 से F21 है हमारे पास B1 I2 के बराबर, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू नोट I1 अपॉन 4πa और इंटू I2, यानी कि F21 की वैल्यू जो है हो जाएगी 2 म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4πa। और ये किधर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगी, और ये किधर था, टुवार्ड्स सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से ये टुवार्ड्स है फर्स्ट, ये टुवार्ड फर्स्ट है, और जो फर्स्ट वाले का था वो टुवार्ड सेकंड है। फ्रॉम 5 और 6, 5 भी कहती है कि BF इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4πa, और 6 भी कहती है कि F इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4πa, यानी कि 5 और 6 इक्वेशन से फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, फ्रॉम 5 and 6 the forces are equal and opposite। अपोजिट हैं दोनों, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और अट्रैक्टिव है, एंड अट्रैक्ट ईच अदर। एंड कंडक्टर जो है क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे भाई। तो यहाँ से F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ को फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6, दोनों से फोर्स की वैल्यू बराबर आ गई। अब हम करंट्स की डायरेक्शंस को अपोजिट कर देते हैं। दोनों कंडक्टर्स में सेम कंडक्टर हो, उनके बीच में सेपरेशन भी सेम हो, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। I1 को लेते हैं ऊपर की तरफ और I2 को लेते हैं नीचे की तरफ। आप देखेंगे कि करंट की मेन बात है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, देखो ये I1 कंडक्टर, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, पहले का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा। तो पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइंस बनाते हैं तो ये ऐसे होंगी, सर्कुलर लाइन होगी, यहाँ से पास होगी, इसमें से पास हो जाएंगे ऐसे। इसके ये जो पहला मैग्नेटिक सेकंड है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ऐसे होंगे, ऐसे घूम के आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका तो होगा इनवार्ड ही, B1। अब B1 इनवार्ड है, लेकिन जो I2 करंट है वो नीचे की तरफ है। अब B1 तो हो गया इनवार्ड, मैग्नेटिक फील्ड चौथी उंगली को इनवार्ड करो, और तीसरी उंगली जो होती है सेंट्रल फिंगर, ये करंट की होती है, तो इसको डाउनवार्ड कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड हो गया, करंट डाउनवार्ड हो गया, तो थंब जो है वो आउटवार्ड हो गया। इसका मतलब फर्स्ट के ऊपर, सेकंड के ऊपर जो फर्स्ट की वजह से फोर्स लगेगा वो F21 वो इधर लगेगा, आउटवार्ड। सिमिलरली अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में से इसका मैग्नेटिक लाइन जो पास होंगी सेकंड की, अब करंट डाउनवार्ड है, सर्कुलर लाइन बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। तो लाइंस तो पहले तो बनाओ सर्कुलर, ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो सर्कुलर होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे भी दिखा सकते हैं, एक का कर ऊपर दिखा दिया क्योंकि ये बराबर सा ही होगा। तो हमने मान लिया कि ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे दिखा दी, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर सेकंड की, I2 की वजह से। अब I2 डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो
ऐसे, यानी कि इधर से घूम के जा रही है तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन इधर हो जाएगी ऐसे। अब इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक लाइन अगर ऐसे घूम के आ रही है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि जो B2 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा अंदर की तरफ, B2। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग ये लाइन ऐसे घूम के आएंगे। अब कंडक्टर ये जो I2 है इधर है तो इनवर्ड, तो इसका मतलब B2 हो गया है इनवर्ड। लेकिन I1 करंट ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स देखना है। I1 है करंट ऊपर की तरफ, तो I1 करंट के ऊपर B2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स होगा ये देखना है हमने। तो करंट है ऊपर की तरफ I1, ये I1 करंट की डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ ले रखी है और I2 ले रखा था नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 अगर ऊपर है तो करंट को करो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसको इनवर्ड ही रहने दो, चौथी उंगली को इनवर्ड करो, यहाँ पे इनवर्ड हो गया, करंट ऊपर हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, यानी कि अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर। ये बन गया हमारे पास F12। अब हम देखते हैं कि F21 इधर है, F1 इधर है, लेकिन फार्मूले से रिजल्ट उतना ही आएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो दोनों फोर्सेस का होगा बराबर। F12 = F21, और ये तो होना है कि इसके बराबर भाई, ये मैग्नीट्यूड है तो ये बराबर होगा, ये कितना होगा 2μ0 I1 I2/4π, ये तो होगा बराबर। बटे डायरेक्शन जो है F12 = -F21, अपोजिट डायरेक्शन है एंड रिपेल ईच अदर, एंड कंडक्टर जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये जो है रिपल्सन हो। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कर देते, इसमें करंट ऊपर की तरफ कर ले, इसमें नीचे, तो दोनों कंडक्टर्स के ऊपर बराबर फोर्स लगता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, यानी कि रिपल्सिव हो जाते हैं, और उसमें सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्टिव हो जाती है।